नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से आत्ममंथन में लगी हुई है कि उससे कहां कौन सी चूक हुई जिस वजह से उसकी सीटें घटी हैं। इस बीच आरएसएस ने भी बीजेपी को नसीहत दे दी है कि जो परिणाम आए हैं उसको स्वीकार कर लें और गलतियों को सुधारें। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आसार अच्छे नहीं लग रहे हैं। आज अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल सुबह पहुंचे शरद पवार से मिलने और इस मुलाकात को लेकर अब कयास लग रहे हैं कि क्या एनसीपी में यानी अजित पवार वाली एनसीपी में कोई बड़ी फूट होने वाली है, क्योंकि छगन भुजबल पहले शरद पवार के साथ थे, लेकिन जब अजित पवार ने बगावत की तो वो अजित पवार के साथ चले गए। हालांकि बीजेपी में बीजेपी के साथ जाने में उनका मन वहां बहुत कुछ नहीं लग रहा है और वो बार बार बीजेपी की कमियों की ओर इशारा करते रहे हैं और उसकी जो बातें उनको पसंद नहीं आ रही हैं उसे खुलकर सार्वजनिक तौर पर कहते भी रहे हैं। लेकिन छगन भुजबल ने आज अब जिस तरह से ये फैसला लिया कि वो शरद पवार से मिलने जाएंगे और उसके बाद जब वो निकले तब से इसको लेकर बड़ी एक हलचल मची हुई है कि आखिर छगन भुजबल ने इस समय शरद पवार से मिलना क्यों तय किया, क्योंकि विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं। माना जा रहा है कि अगले 3 महीनों में तो चुनाव हो जाएंगे और जहां तक हो सकता है अगले महीने चुनाव की घोषणा हो जाए। यानी अब महाराष्ट्र में एकदम चुनावी मोड शुरू हो गए हैं और इस बीच जब दो विरोधी दलों के नेता आपस में मिले तो हलचल होना स्वाभाविक है। और छगन भुजबल की शरद पवार से इस बैठक को लेकर ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए बुरी खबर आ चुकी है और खबरों का सिलसिला यानी बुरी खबरों का सिलसिला बीजेपी के लिए शायद यही नहीं थमेगा। एक खबर और आई है जिसमें ये पता चला है, एक सर्वे किया गया है जिसमें ये पता चला है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी महाराष्ट्र में काफी बढ़ गई है, जबकि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी है। यानी राहुल गांधी अब महाराष्ट्र में भी मोदी की सरदर्दी बनने तैयार हो चुके हैं, वो मोदी को वहां भी परेशान करेंगे। और इस सर्वे में एक खास बात ये भी थी कि अभी जो अंबानी परिवार के यहाँ शादी हुई उसमें तमाम नेता पहुंचे लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे। इस बात को जनता देख रही है, समझ रही है। तो क्या कुछ होने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या बुरी खबर आई है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमरेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमरेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमरेंदु जी, आज छगन भुजबल जिस तरीके से शरद पवार से मिलने पहुंचे, अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव हुए हैं और उसको लेकर बीजेपी की जीत पहले से तय थी, लेकिन जब बीजेपी को जीत उसके मन मुताबिक मिल गई तो फिर से उसके दावे शुरू हो गए कि हम तो कह ही रहे थे कि हम जीतेंगे। एकनाथ शिंदे ने ये बयान दे दिया कि अब तो महाविकास आघाड़ी का यहाँ पर पत्ता साफ है और विधानसभा चुनाव में उसे कोई सीट वैसी नहीं मिलेगी कि वो सरकार में आ सके। यानी अभी से एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि अगली बार वो मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। ये मोदी जी के चिन्हों पर चलने का नतीजा है शायद। लेकिन छगन भुजबल ने जिस तरह से शरद पवार से मुलाकात की, अभी हमने जो सर्वे की बात उठाई कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में बढ़त दिखाई जा रही है, उधर संजय राउत ने भी एक बड़ा हमला किया है। उन्होंने ये बोला है कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है और इस तरह से चुनाव में खरीद फरोख्त हो रही है। संजय राउत का भी वो बयान सुनेंगे। और एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही है कि लोकतंत्र की हत्या की बात या संविधान की हत्या की बात जो बीजेपी कर रही है और संविधान हत्या दिवस जो मनाने जा रही है वो 25 जून को जिसका ऐलान हुआ है, तो उसकी सच्चाई क्या है और क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से बीजेपी काम कर रही है, इन सब को लेकर यानी सुप्रिया सुले, राहुल गांधी, अजित पवार गुट के छगन भुजबल और संजय राउत, ये सारे नेता जो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए अब बुरी खबरों का आना शुरू हो गया है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, पहले इस बात को सुन लेते हैं अमरेंदु जी, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेन देन की नहीं, बड़ी लेन देन की बात है। टेम्पो और ट्रक इतना पैसा दिया गया। हम लगभग 2.5 साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारा माथा फोड़ रहे हैं। सब कुछ गए करने फिर भी एक गैर संवैधानिक सरकार महाराष्ट्र में अगर कोई चला रहा है तो मैं मानता हूँ ये संविधान की हत्या है। सिर्फ इमरजेंसी का एक दिन संविधान की हत्या नहीं है, और ये संविधान की हत्या देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री न्यायालय के माध्यम से। यहाँ संजय राउत ये जो कह रहे हैं कि संविधान की हत्या, ऐसी ही कोई बात सुप्रिया सुले ने भी कही है। सुप्रिया सुले का भी ये बयान सुन लेते हैं अमरेंदु जी, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Ma'am, another question is the government has announced that they will have 25 June as a Samvidhan Hatya Divas. How do you take on that day the emergency was imposed? So That happened 50 years ago. People have apologized after that and India has forgiven that.
It happened 5 decades ago. What about the people who are working against the constitution every day? Look at me, I am the finest example. Our party was taken, our symbol was taken. I am going to court, to Supreme Court I'm going to Supreme Court tomorrow. I could have sat in my constituency and done development work. But I can't do that. I will work the whole day today. I will get at late night, take a flight to Delhi, go to Supreme Court. Last week I was in Supreme Court. This week I'm in Supreme Court. I come back at night and again be in my constituency. So I constantly, every week, every 2 weeks go to Supreme Court or Election Commission. Is this not Samvidhan ki hatya then? Is it fair what happened to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar? So when you break parties, you break homes, you misuse agencies of ICE, income tax, CBI, NED, that is all okay. You arrest people. Jharkhand CM was arrested. Delhi CM is arrested. Is that right? Is that fair? Is that by the constitution? And when their MPs, I have heard it on your own channel, I have seen many times BJP MPs talk about changing the constitution. This is seen and heard by this entire nation. संविधान को किस तरह से बीजेपी खत्म कर रही है और उन्हें बार बार इन्हें सुप्रिया सुले ने अपना ही उदाहरण देकर बताया कि मुझे हर हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी इलेक्शन कमीशन जाना पड़ रहा है और अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही, तो क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? यहाँ पर अमलेंदु जी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि व्हेन यू ब्रेक नॉट ओनली पार्टी, उन्होंने केवल पार्टी की बात नहीं की, उन्होंने ब्रेक होम्स भी बोला। यानी ये हम देख रहे हैं कि अजित पवार, क्योंकि वो शरद पवार के अपने भतीजे हैं और जिस तरीके से चाचा भतीजे में दरार डाल दी बीजेपी ने, तो यहाँ पर सुप्रिया सुले ने एक बड़ा आरोप घर तोड़ने का भी बीजेपी पर लगाया है। और आज उन्हीं अजित पवार की पार्टी के नेता छगन भुजबल पहुंच गए हैं शरद पवार से मिलने। क्या लगता है आपको कि इस राजनीति के क्या मायने हैं? शरद पवार से मिलने के लिए छगन भुजबल क्यों पहुंचे हैं? मैं आपको भाजपा नेता जो हैं और मंत्री भी हैं महाराष्ट्र सरकार में, सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में यह एक परंपरा है कि राजनीतिक नेता अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं। यानी उन्होंने इस मुलाकात को कुछ ये नहीं बताया कि इससे बीजेपी पर कोई असर पड़ेगा या इससे एनसीपी अजित पवार जो है उस पर कोई असर पड़ेगा। वो इसको एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात की तरह ही पेश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया देना ही, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के भीतर एक हलचल शुरू हो गई है? क्या बीजेपी को ये नहीं लग रहा कि अब छगन भुजबल अगर शरद पवार से मिल गए और अजित पवार अगर फिर से वापस वहीं चले गए जहां से वो आए थे, तो बहुत नुकसान हो जाएगा बीजेपी को महाराष्ट्र? देखिए संविता जी, बीजेपी अच्छी तरीके से समझ रही है कि शरद पवार फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से लोकसभा चुनाव में चोट दी। और अब जो परिस्थितियां बन रही हैं विधानसभा चुनाव में, उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि शरद पवार और महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं और बढ़ती जा रही हैं लगातार। छगन भुजबल का शरद पवार से मिलना कोई साधारण घटना नहीं कही जा सकती समित्रा जी, और ऐसा नहीं है कि ये कोई शिष्टाचार भेंट है। शिष्टाचार भेंट इसलिए भी नहीं है कि शरद पवार का ना आज कोई जन्मदिन है, ना उनकी सगाई है, ना उनकी शादी की वर्षगांठ है, कुछ भी नहीं है आज जिसकी जो है वो शुभकामना देने के लिए छगन भुजबल गए हों। जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक में है, तो अब समीकरण टटोले जा रहे हैं और तलाशा जा रहा है कि क्या नए रास्ते हो सकते हैं। तो वो नया रास्ता टटोलने के लिए छगन भुजबल पहुंचे हैं। छगन भुजबल सर्मित्रा जी ओबीसी के बड़े नेता समझे जाते हैं महाराष्ट्र में, और शरद पवार की पार्टी में ही पहले थे। उससे पहले वो काफ़ी लंबे समय पहले शिवसेना में थे और बाला साहब ठाकरे के समय में ही वो जो थे वो शिवसेना छोड़ के चले गए थे एनसीपी में, और लंबे समय से वो एनसीपी में थे। और शरद पवार की जो मराठवाड़ा की राजनीति है उसमें एक वो कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण आधार जो थे वो शरद पवार की राजनीति के समझे जाते थे। अब जब अजित पवार ने विद्रोह किया और जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए, तो छगन भुजबल भी उनके साथ चले गए थे। छगन भुजबल के ऊपर भी ईडी के केसेस थे, और बाद में हुआ कि उनके जाने के बाद फ़ायदा उनको ये हुआ कि ईडी ने अदालत में कह दिया कि उनकी फाइलें मिल नहीं रही हैं, और एक तरीके से वो केस में बरी हो गए छगन भुजबल। तो छगन भुजबल को जो जाने का फ़ायदा था वो छगन भुजबल ले चुके। अब छगन भुजबल के एक तरह से कहा जाए उस ईडी और सीबीआई के दबाव से मुक्त हैं छगन भुजबल। तो जब मुक्त हैं छगन भुजबल, तो छगन भुजबल मूल रूप से ओबीसी के नेता हैं, और उनकी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है उसके खिलाफ रही है। हम लोगों ने सुना था समित्रा जी, और हमने बताया भी था लोकसभा चुनाव के दौरान
छगन भुजबल का बयान खुलवाया था अपने कार्यक्रम में। छगन भुजबल ने कहा था, जब वो मनुस्मृति पढ़ाए जाने की बात आई थी, उन्होंने कहा था कि वो ये मनुस्मृति की बात जो है ये तो 400 पार के नारे से भी ज़्यादा खतरनाक है और ये संविधान के ऊपर हमला है। ये शब्द थे छगन भुजबल के। यानी छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी की मनुस्मृति वाली जो राजनीति है और 400 पार वाली राजनीति जो थी उसके छगन भुजबल खिलाफ थे। ये लोकसभा चुनाव के दौरान ही देखने में आया। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए और ये आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अजीत पवार को साथ लेने के कारण नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, महायुति को महाराष्ट्र में, तो सबसे पहले छगन भुजबल ने ही ये सवाल पूछा कि भाई हम तो 4 सीट पे लड़ रहे थे कुल महाराष्ट्र में, उन 4 सीटों में भी 2 सीटों पे हमारे जो थे वो एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी हमारे सिंबल पे लड़ रहे थे। यानी हम 2 सीटों पर चुनाव लड़े, 1 जीते हम और 1 हारे, तो हम किस तरीके से हार के लिए जिम्मेदार हो गए। उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों में सबसे पहले सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त तरीके से हार क्यों हो गई, और 400 पार के नारे को लेकर के सबसे पहले छगन भुजबल ने ही सवाल उठाया। इसका मतलब समिता जी, छगन भुजबल अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके हार मिलनी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके अब राजनीति नहीं की जा सकती। ये शायद छगन भुजबल समझ रहे हैं। इसीलिए छगन भुजबल अपने पुराने नेता जो है शरद पवार, उनके पास जाकर के पहुँचे हैं, उनकी शरण में एक तरीके से पहुँचे हैं। और हो सकता है कि 1 दिन में ही कोई घोषणा हो जाए, वरना चुनाव की जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही बड़ी घोषणा छगन भुजबल की तरफ से हो सकती है। और ये घोषणा सिर्फ छगन भुजबल की तरफ से नहीं होगी, और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। समिता जी, जिस तरीके से रोहित पवार जो एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने दावा किया था कि बहुत से विधायक उनके संपर्क में हैं, तो जाहिर सी बात है कि विधायक अगर संपर्क में है तो अभी उनको साथ में लेने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि अभी फिर जो है वो एक तलवार लटक सकती है दल बदल की। लेकिन जब वो चुनाव घोषित हो जाएंगे तब फिर कोई इस तरीके की तलवार वगैरह नहीं रहेगी, तो उस तलवार से मुक्त हो जाएंगे। शरद पवार खुद घोषणा कर चुके हैं कि जो वापस घर वापसी करना चाहता है वो घर वापसी कर सकता है, उसका हम स्वागत करेंगे। यानी कि शरद पवार ने दरवाजे खोल दिए हैं अजीत पवार के विधायकों के लिए। हो सकता है अजीत पवार खुद भी वापसी करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति समिति जो इस तरीके से आपने बताया कि उनके मंत्री जो हैं मुंगेट्टीवार, उनका बयान है कि साहब ये महाराष्ट्र की राजनीति इस तरीके की है, लोग एक दूसरे का करते हैं, तो ठीक है करते हैं एक दूसरे का, लेकिन ये अभी ये कोई ऐसा अवसर नहीं था कि छगन भुजबल जो है वो कुशल क्षेम पूछने के लिए जाएँ। शरद पवार बीमार भी नहीं है कि साहब उनका बीमारी का पूछने के लिए गए थे, उनके बेटे की शादी भी नहीं है, नाती की भी शादी नहीं है, कुछ नहीं है, जो ऐसा कोई मंगल कार्य भी नहीं है और कोई बीमारी भी की स्थिति नहीं है कि छगन भुजबल को वहाँ जाना पड़े। छगन भुजबल अगर गए हैं तो शुद्ध रूप से राजनीतिक समीकरणों के तहत गए हैं और आगे की राजनीति तय करने के लिए गए हैं। लगता ये है समिता जी कि आने वाले समय में हमको महाराष्ट्र से और बड़ी खबरें सुनने को मिलेंगी, जो बीजेपी के लिए बड़ी बुरी खबरें होंगी, क्योंकि हम पहले भी सुन चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ा कि गठबंधन के सहयोगी जो एक दूसरे के ऊपर कोई टिप्पणी ना करें, इससे खराब मैसेज जाता है, मतलब नैरेटिव गलत बनता है। यानी देवेंद्र फडणवीस इस बात को समझ रहे हैं कि नैरेटिव गलत बन चुका है। और आपने जिस उसकी बात की समिता जी प्री पोल एक सर्वे की, उस सर्वे में एक और भी चीज़ आई है निकल करके कि 48.3% लोग जो हैं वो महाविकास आघाड़ी को पसंद कर रहे हैं और कुल 33.3% लोग जो हैं वो महायुति को पसंद कर रहे हैं। यानी ये लगभग 15% का अंतर समिता जी, अगर ये वोटों में जाकर के तब्दील होगा तब तो इंडिया गठबंधन की सुनामी होगी एक तरीके से महाराष्ट्र में। बिल्कुल 15% का अंतर बहुत बड़ा अंतर है, लगभग 50% के आसपास जाकर के इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। और जब एक हवा बनना शुरू होती है समिता जी, तो जो फ्लोटिंग वोट होता है वो भी फिर उसी तरफ बह जाता है जिसकी हवा चल रही होती है। यानी कि अगर ये हवा चलेगी और ये मैसेज जाएगा तो जो फ्लोटिंग वोट 2-4% भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा वो भी जाकर के इंडिया गठबंधन के साथ चला जाएगा। तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ इंडिया गठबंधन हमको महाराष्ट्र में जाता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है और जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। छगन भुजबल की ये शरद पवार से मुलाकात कुछ बड़े संकेत दे रही है। ममता बनर्जी अभी कह ही चुकी थी, महाराष्ट्र में ये कहा था कि खेला होवे, जब उनसे पूछेगा खेला, उनका खेला होवे नहीं, खेला शुरू हो चुका है। तो जो खेला शुरू हो चुका है समिता जी, ये उसी की अगली कड़ी समझी जा सकती है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में खेल शुरू हो गया है और आज जिस समय हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं उस समय छगन भुजबल मिल रहे हैं शरद पवार से। उनके बीच क्या बात हो रही है इसका खुलासा शाम तक मेरा ख्याल है हो ही जाएगा। इधर बीजेपी भी एक बैठक आज कर रही है जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल है, खासतौर पर क्योंकि बीजेपी का चेहरा वही है महाराष्ट्र में। और बीजेपी भी बैठक करके अपना आत्ममंथन कर रही है और आगे आने वाले चुनाव की रणनीति बना रही है। और शरद पवार से छगन भुजबल की ये जो मुलाकात है, ये जैसा अमरिंदु जी आप बता रहे हैं
कि कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, विशुद्ध राजनीतिक मुलाकात है। और हम याद दिला दें कि अभी कुछ दिन पहले ही शरद पवार ने, मतलब कल ही मेरा ख्याल है छगन भुजबल ने शरद पवार का नाम लिए बिना उन पर यह आरोप लगाया था कि वो मराठा मतलब उनके बीच एक दरार वो बना रहे हैं दूसरे समुदायों के बीच। उन्होंने, क्योंकि ये हुआ कि 9 जुलाई को एकनाथ शिंदे ने एक बैठक बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक, जिसमें उन्होंने तमाम दलों को ये ओबीसी मसले पर और आरक्षण के मसले पर चर्चा करने के लिए बुलाया था, लेकिन महाविकास अघाड़ी का कोई भी नेता इस बैठक में नहीं पहुंचा था। तो इसको सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था, एकनाथ शिंदे के लिए खासतौर पे, कि आपने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और विपक्ष का कोई भी नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। उसके बाद छगन भुजबल ने इस पर बिना नाम लिए शरद पवार का ये कहा कि बारामती से फोन आया था, क्योंकि बारामती शरद पवार का इलाका है और हो सकता है इस वजह से। एक दिन पहले वो शरद पवार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस तरह से बोल रहे हैं क्योंकि वो ओबीसी चेहरा खुद हैं और उन्होंने ओबीसी मसले को लेकर ही जो बैठक होने वाली थी और उस पर जो कोई नहीं आया उसको लेकर उन्होंने जो बयान दिया, और उसके बाद आज वो इनसे मिलने पहुंच गए हैं। यानी चीजें उतनी सामान्य नहीं है जैसा बीजेपी नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके विचारों में मतभेद है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग एक साथ बैठ रहे हैं। छगन भुजबल शरद पवार से मिल रहे हैं तो जरूर इसके कोई राजनीतिक मायने हैं, और इसमें बीजेपी के लिए बुरी खबर ये हो सकती है कि शरद पवार ये कहें कि अब छगन भुजबल जो है वो हमारे साथ हैं और हमने उनको माफ किया, और ऐसे में अजित पवार क्या बिना छगन भुजबल के एनसीपी को, क्योंकि उनके पास वैसे ही कोई बहुत बड़े नेता अब रह नहीं गए हैं, ऐसे नेता जो जन सामान्य के बीच जिनकी पैठ हो, अजित पवार खुद हैं और छगन भुजबल हैं, और 2-3 लोगों को मिलकर ही वो एक तरह से अपनी एनसीपी को खींच रहे हैं। लेकिन अगर उनके साथ का एक बड़ा नेता चला जाएगा तो क्या फिर वो अपने घर वापसी वो भी कर लेंगे, ये बीजेपी को देखना होगा। और बीजेपी के भीतर ही कई नेता ऐसे बड़े बैठे हुए हैं जो ये चाहते हैं कि अजित पवार बीजेपी के साथ ना रहें, क्योंकि इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये तो राज्य की बात है, और व्यापक तौर पे अगर देखें, अगर केंद्र से अगर अजित पवार का समर्थन वापस हो जाता है तो ये भी एक, भले 1-2 सांसदों की बात हो, लेकिन झटका तो मिलता ही है कि हाँ, अब बीजेपी का एक और साथी टूटा। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं रहेगी। बीजेपी के लिए जो दूसरी बुरी खबर की बात हम कर रहे हैं राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी की, तो अभी जो सर्वे आया उसमें पता चला है कि 53% लोगों ने राहुल गांधी के पक्ष में वोट किया और केवल 31% लोग मोदी के साथ दिखे। ये बहुत बड़ा अंतर है अमलेंदु जी, राहुल गांधी और मोदी की लोकप्रियता को अगर उसको पैमाना उसको देखा जाए। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन गुजरात को लेकर, मतलब महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एक ये बात नैरेटिव अच्छे से फैला दिया है, बता दिया है लोगों को कि महाराष्ट्र का विकास जो हो सकता था, बहुत सारी परियोजनाएं शिफ्ट हो गई गुजरात, और उसका नुकसान हुआ महाराष्ट्र के लोगों को। ये एक बड़ी बात। दूसरी बात, जिस तरीके से राज ठाकरे को बीजेपी ने साथ में लिया, उसके बाद राज ठाकरे ने भी बीजेपी से किनारा कर लिया। छगन भुजबल बीजेपी से किनारा करते हुए दिख रहे हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे किसी भी तरह बीजेपी के दबाव में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इधर राहुल गांधी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी, आपको क्या लग रहा है, जो अभी आपने जिस सर्वे की बात कही, इंडिया गठबंधन को एक बड़ी जीत की ओर बता रहा है ये सर्वे, और महायुति के लिए बड़ा झटका। 3 महीने में ही चुनाव होने अमलेंदु जी, तो ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के पास बहुत समय है कि वो अपनी स्थिति को सुधार ले। और इस समय केंद्र में मोदी सरकार खुद जिस तरह से कमजोर है, आपको क्या लगता है, क्या वो महाराष्ट्र में बीजेपी अपने आप को फिर से इतना मजबूत कर पाएगी कि वो खुद भी अच्छे से टिकी रहे और अपने साथियों को भी संभाल कर रखे, या बीजेपी वहां पर बिखरती हुई दिख रही है? जो टुकड़े टुकड़े गैंग, हम तो नहीं बोलते उस तरह की भाषा, मोदी बोलते हैं, लेकिन क्या अब यही भाषा जो है वहां महायुति पर आपको लागू होती हुई दिख रही है अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, एक तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी खुद से समझी जा सकती है, क्योंकि ये जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके की इनकी नीतियां हैं, उससे निश्चित तौर पे देश और समाज में जो है वो विखंडन पैदा होता है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा होता है। मंगलसूत्र, मटन, मछली, ये सारे जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा है, ये किसी सभ्य भारतीय नागरिक की भाषा नहीं हो सकती है। तो जो है ये तो खैर उनका अपना मसला है कि किसको क्या पसंद आता है, किसकी क्या किस तरीके की राजनीति है। लेकिन समिता जी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कभी भी बड़ा फैक्टर नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अगर पहुंची तो शिवसेना के कंधों पर चढ़ करके पहुंची, और जब वो इस स्थिति में पहुंची कि थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है, तो उसने सबसे पहले शिवसेना को ही तोड़ने का काम किया। तो जो कल जेपी नड्डा साहब जब लखनऊ में थे,
भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी की बैठक थी उत्तर प्रदेश की, उसमें जो कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय दलों को तोड़ देती है, तो वो एक तरीके से स्वीकारोक्ति कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जिनके कंधों पर चढ़ के पहुँचती है सबसे पहले उनको ख़त्म करती है। और ये सिर्फ शिवसेना के साथ ही नहीं, तमाम दलों के साथ है। शिवसेना के साथ यही है, बीजू जनता दल के साथ यही है, YRCP के साथ यही है, अकाली दल के साथ यही है, BSP के साथ यही है, AIADM के साथ यही है, गोवा गोमांतक पार्टी जो है उसके साथ भी यही है, भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान की LJP के साथ भी यही है, खुद नीतीश कुमार के साथ भी यही है, TDP के साथ भी यही है। सबको इन्होंने तोड़ा है, किसी को माफ़ नहीं किया जो भी इनके साथ रहा। तो ये इनकी ये रणनीति महाराष्ट्र में भी रही। अब ये रणनीति उल्टी पड़ती दिखाई पड़ रही है, चूँकि उद्धव ठाकरे समय पे थोड़ा सा सचेत हो गए और उद्धव ठाकरे ने अपनी ताकत दिखाई और उनको जिस तरीके से साथ मिला शरद पवार का और इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस का, उससे उद्धव ठाकरे मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में आ गए। आज भी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे उसकी महाराष्ट्र में वही स्थिति है जो लोकसभा चुनाव में उसके परिणाम आए। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही होगा सर जी। और विधानसभा चुनाव में तो और ज़्यादा कम होगा। लोकसभा चुनाव में तो तब भी ये था कि थोड़े बहुत लोगों ने ये सोच करके दे दिया होगा कि चलो राष्ट्रीय चुनाव है, कुछ जो भाजपा की मानसिकता के लोग रहे होंगे। लेकिन अब उन लोगों के सामने भी सर ये है चुनौती और उनकी मानसिकता भी अब यही है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, चूँकि इसने राज्य की 2 पार्टियों को तोड़ने का काम किया है। दोनों क्षेत्रीय दल एक तरीके से, शिवसेना भी और NCP भी, महाराष्ट्र की दोनों पार्टियां, और इन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट की है। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यहां से ले जाया गया, गुजरात किस तरीके से हीरों का जो था वो व्यापार वो ले जाया गया, कई बड़ी परियोजनाएं गुजरात ले जाई गई, तो ये लोगों की समझ में आ रहा है कि मोदी जी जो हैं वो सिर्फ गुजरात के लोगों के लिए काम करते हैं। और ये आरोप लगातार समिता जी लग रहे हैं कि पूरे देश भर में जितने भी सरकारी ठेके वगैरह हैं वो सब गुजरात की कंपनियों को मिल रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में भी है कि साहब जितने भी ठेके होते हैं वो सब गुजरात की कंपनियां उन ठेकों को लेती हैं। आखिर गुजरात की कंपनियों के पास ऐसा कौन सा कौशल है कि सारे देश के ठेके उनको ही मिलेंगे, किसी और को ठेके नहीं मिलेंगे। तो ये जिस तरीके से एक रैकेट चलाया जा रहा है, आर्थिक अपराध भी किए जा रहे हैं समिता जी इसके पीछे, और जो एक तरीके से आरोप लगा रहे थे संजय राउत कि जो असंवैधानिक कार्य हो रहा है उसके पीछे मोदी और शाह हैं, उनका साफ साफ नाम लिया उन्होंने। तो ये असंवैधानिक सरकार जो चल रही है उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हैं उससे साफ तौर पे समझा सकता है कि महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं और निश्चित तौर पे बीजेपी अब वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती है। और देवेंद्र फडणवीस का तो पहले ही उन्होंने 12वीं के बाद इंटर करवा दिया, तो वो 12वीं के बाद इंटर जो हुआ है तो वो अब 10वीं नहीं हो जाए, तो ये देखना है देवेंद्र फडणवीस भी कहाँ तक आगे खींच के ले जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस को भी एक तरह से कहा जाए कि मोदी शाह की जोड़ी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनकी जो हैसियत है उसके हिसाब से। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी चीज़ें ठीक नहीं है सर मित्रा जी, और जो उसके सहयोगी दल हैं उनके अंदर भी ठीक नहीं है। छगन भुजबल जो मिलने के लिए शरद पवार से पहुँचे, इसके पीछे निश्चित तौर पे कोई बड़ी लंबी दूरी की योजना है और उस योजना पे आज बातचीत हो रही होगी, और उसके बाद जब परिणाम आएंगे सामने, क्या घोषणा होती है, आज घोषणा होती है या चुनाव की घोषणा होने के बाद घोषणा होती है, ये देखना होगा। निश्चित तौर पर छगन भुजबल अगर छोड़ के जाते हैं तो अजीत पवार के सामने भी कोई चारा नहीं बचेगा कि या तो वो भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करें या फिर लौट करके घर वापसी करें। तो फिर ये अजीत पवार को तय करना बाकी रह जाएगा। छगन भुजबल का अगर शरद पवार के साथ कोई मेल मिलाप होता है तो एक ये बड़ा धमाका महाराष्ट्र की राजनीति में होगा समिता जी, और इसके बाद फिर असर इसका जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर भी पड़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र में अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए सर्वाइवल का प्रश्न है, क्योंकि ठीक है बीजेपी वहां पर अभी काफी मजबूत है, लेकिन लोकसभा में उसको जिस तरह से नुकसान हुआ उसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। और ये हम देख रहे हैं कि हमेशा के लिए किसी की सत्ता इस तरह से नहीं रहती, और जैसा हमने देखा कि कांग्रेस एक समय में यूपी में काफी मजबूत थी, लेकिन एक के बाद एक हार जब उसको मिलती गई तो फाइनली उसके सामने हुआ कि कांग्रेस के सामने यूपी में अस्तित्व का संकट पैदा हुआ, गुजरात में उसके साथ यही हाल बने, और अब अगर एक सीट भी कांग्रेस को मिलती है तो उसको बड़ी जीत के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। मेरा ख्याल है बीजेपी के लिए भी कुछ ऐसा ही हाल अब महाराष्ट्र में होने के आसार बिल्कुल जो है वो दिख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे जैसे नितिन गडकरी, उनकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक पकड़ है, संघ के वो प्रिय हैं, लेकिन मोदी शाह के वो प्रिय नहीं है, तो नितिन गडकरी को धीरे से किनारे किया गया। यही कहानी अब ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ भी दोहराई गई, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बार आपने उनको बनाया
लेकिन जब दोबारा मौका आया और उनके कारण ही एकनाथ शिंदे जो है, मतलब उनका बड़ा रोल था शिवसेना को तोड़ने में, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को आना पड़ा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। आपने उनका डिमोशन कर दिया। तो यानी यहाँ पर बीजेपी ने एक तरीके से केंद्र ने यानी मोदी शाह ने अपना दबदबा बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन यही दबदबा जो है अब बीजेपी में टूट का बड़ा कारण बन सकता है। और बीजेपी में अब आने वाले चुनाव को लेकर, क्योंकि उसके सामने मैंने जो कहा सर्वाइवल का प्रश्न है, अब मंथन भी शुरू कर दिया है। आज उसकी एक बैठक हो रही है और ये बैठक हो रही है तब जबकि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का अभी मुंबई से मतलब दौरा हुआ। ममता बनर्जी जो स्क्रीन पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, शरद पवार के घर गई, उनसे मिली और उनसे बातें हुई। उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं आऊंगी और मैं उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार करूंगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि खेला तो शुरू हो गया है। ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, शादी में शामिल होने आ रही हैं, लेकिन उसके बाद वो इस तरह के राजनीतिक बयान दे रही हैं, तो इसको हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। इसके गहरे मायने हैं और इसी मायनों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी, इंडिया गठबंधन के नेता भी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सारे लोग आए थे अंबानी के यहाँ शादी में, जब वो वहां से चले गए अब बीजेपी की एक बैठक हो रही है और इस बैठक में अमलेंदु जी ये बताया जा रहा है कि बीजेपी माधव फॉर्मूले पर विचार कर रही है। माधव फॉर्मूला यानी माली, धनगर और बंजारा समुदाय, क्योंकि बीजेपी को पिछले चुनाव में बड़ा झटका लगा था मराठा आरक्षण के कारण। एकनाथ शिंदे ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मराठा आरक्षण पर अपना हाथ ऊंचा रखे और ये बताए कि हाँ हम उनके साथ हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। मराठा समुदाय का साथ बीजेपी को नहीं मिला। एक बड़ी वजह उसकी हार की ये रही। दूसरी बड़ी वजह ओबीसी समुदाय भी जिस तरीके से छिटका हुआ, और ये जो माली, धनगर और बंजारा समुदाय हैं ये ओबीसी का ही प्रतिनिधित्व वहां पर करते हैं और इसी को जोड़कर माधव एक फॉर्मूला दिया गया और बीजेपी अब इस माधव फॉर्मूले पर काम करने जा रही है। ये अभी उसकी बैठक में ये इस पर चर्चा हो रही है, ऐसी खबरें हैं। दूसरी बात, अहिल्याबाई होलकर जो मराठा समुदाय की मतलब बड़ी वो रही है, उनकी 300वीं जयंती है, उसको लेकर भी बीजेपी अब पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह कार्यक्रम करने की उसकी योजना है। और अभी उसने जिस तरह से अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया, अहिल्याबाई नगर किया है, अहमदनगर का नाम बदला है बीजेपी ने। ये सारी कोशिशें बीजेपी की बता रही हैं कि जमीनी हकीकत अब उसको भी समझ में आ रही है। उसको ये लग रहा है कि अगर हमने ओबीसी को साथ नहीं लिया, अगर मराठा हमारे साथ नहीं आए, अगर जिस तरीके से अभी हमने देखा कि ये छगन भुजबल जो अभी शरद पवार से मिलने गए, वो भी बड़े नेता रहे हैं, ओबीसी के हैं, तो ये सारी चीजें क्या बीजेपी को अब जातिगत समीकरणों पर हार मिलने जा रही है अमलेंदु जी? क्योंकि अब जाकर उसने ये सारी बातें शुरू की हैं। 3 महीने में बीजेपी आखिर ऐसा कौन सा कमाल दिखा पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी जो जातिगत सर्वे की बात कर चुके हैं या जनगणना की भी बात करते रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग भी इस चीज को देख ही रहे हैं। बिहार और यूपी में इस चीज का अच्छा असर देखने मिला, हरियाणा में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, सब जगह इसका अच्छा असर देखने मिला। क्या महाराष्ट्र में भी अब राहुल गांधी की इस बात को लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? और क्या बीजेपी का डर इसी वजह से है? निश्चित तौर पर समिता जी, राहुल गांधी को लोग अब गंभीरता से सुन रहे हैं और ये बात समझ में आ गई है भारतीय जनता पार्टी को। और इसीलिए आप देखिए कि अब जो भी बातें की जा रही हैं वो राहुल गांधी को केंद्र में रख करके ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही हैं। कल जिस तरीके से जुबान फिसली है जेपी नड्डा साहब की लखनऊ में, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि राहुल गांधी का खौफ जो है वो किस तरीके से बीजेपी के ऊपर दौड़ रहा है। हालांकि जेपी नड्डा साहब खुद जो है अभी एक्सटेंशन के अध्यक्ष हैं, चूँकि ये एक्सटेंशन की सरकार है तो यहाँ संगठन भी इनका एक्सटेंशन पे है। एक्सटेंशन की सरकार इस मायने में कि तमाम अधिकारी जो एक्सटेंशन पे ही यहाँ रहते हैं, सबका सेवा विस्तार दिया जाता है, किसी का 3 महीने, किसी का 3 साल, किसी का 1 महीना। तो यहाँ जेपी नड्डा साहब का भी अभी सेवा विस्तार हो गया है अध्यक्ष पद पे, चूँकि 30 जून तक उनका कार्यकाल था और वो उसके बाद आगे अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है कि वो कौन अध्यक्ष होगा, कौन नहीं होगा, और नए अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है जो लगभग 1 साल तक चलेगी। तो इस समय एक्सटेंशन के अध्यक्ष जो हैं वो हैं जेपी नड्डा साहब। तो जेपी नड्डा साहब का जो वक्तव्य था कल लखनऊ में, वो समझा जा सकता है कि राहुल गांधी का खौफ किस तरीके से उनके ऊपर चढ़ के बोल रहा है। राहुल गांधी ने सब मित्रा जी जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों से राहुल गांधी पीछे नहीं हटे, लगातार उन मुद्दों की बातें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी जो राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव जो हुआ था, उसमें भी राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का सवाल उठाया था। और जब उसमें कांग्रेस की हार हुई तीनों राज्यों में, उसके बाद फिर राहुल गांधी जब जनता के सामने आए, प्रेस के सामने आए, तो उनसे सवाल पूछा गया क्या, तो उनका कि कुछ नहीं, मुद्दा एक ही है, मुद्दा बना हुआ है,
वो जातिगत जनगणना का सवाल है, वो मुद्दा है। यानी राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि इन 3 राज्यों में की विधानसभा चुनाव में अगर हार हो गई है तो मुद्दा हमारा वो ख़त्म हो गया, वो मुद्दा समाप्त हो गया। वो मुद्दा है और ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी चला और संविधान बचाने का मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में चला। उसके बाद जब सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, नए सांसदों ने शपथ ली तो सबने भारत का संविधान हाथ में लेकर के शपथ ली। तो यानी कि जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए वो मुद्दे उन्होंने छोड़े नहीं, उन मुद्दों पे टिके हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर के ही जनता के बीच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का सवाल उठाया है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं सबसे बड़े अविनाशी जो हैं दिव्य पुरुष नरेंद्र मोदी, वो तो कह रहे हैं कि कोई जाति ही नहीं है उनके लिए, तो जाति केवल जो है वो महिला है, बेरोजगार है, युवा है और जाने क्या क्या, मतलब 5 किसान है और मजदूर है, कोई 5 जातियाँ उन्होंने बताई थी, ये 5 जातियाँ हैं केवल उनके लिए, बाकी कोई जाति है ही नहीं, तो उन्होंने ये कहा था। लेकिन और ये कहा क्या था जब राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात उठाई थी, तो जातिगत जनगणना की बात से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और हिंदुओं एक का नारा छोड़ करके किसी माधव और बालक पे अगर विचार कर रही है शर्मिष्ठा जी, तो समझा जा सकता है कि हिंदुत्व पे और हिंदू राष्ट्र पे और हिंदुओं की राजनीति पे भारतीय जनता पार्टी का भरोसा नहीं रहा। भाई अगर आप किसी माधव के समीकरण के पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अब हिंदुओं को एकजुट नहीं करना है, तो जो आपका काम था वो आपने छोड़ दिया। तो मतलब राहुल गांधी से इतनी आपको घबराहट हो गई कि आप हिंदुओं को एकजुट करने का काम भी छोड़ दिया आपने। हिंदुओं को जगाने निकले थे, आप हिंदुओं को नहीं जगाएंगे, अब आप माधव को इकट्ठा करेंगे। तो ये अच्छा, अब आप 3 महीने में माधव को इकट्ठा कर लेंगे तो कैसे आप भाई माधव के नेतृत्व तो आप तैयार कर देंगे? क्या आप इन माधव में से किसी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेंगे? बिल्कुल। एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा, देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो जब चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो पोस्टर तो एकनाथ शिंदे होंगे फिर मुख्यमंत्री पद के, तो इन माधव का फिर क्या काम होगा फिर आपके एकनाथ शिंदे के पोस्टर में? तो ये भारतीय जनता पार्टी असल में चुनाव से पहले जिस तरीके की कलाबाजियाँ कर रही है, इन कलाबाजियों से उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान होगा फिर जा करके, क्योंकि फिर बहुत सी सारी चीज़ें उठेंगी और बहुत से मुद्दे उठना शुरू हो जाएंगे। कुल मिला के शर्मिष्ठा जी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, और महाराष्ट्र में तो ज़बरदस्त तरीके से माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी जो परिणाम आए हैं उससे भी समझा जा सकता है कि माहौल उनके खिलाफ बना हुआ है। तो इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी अब अपने को सेफ जोन ढूंढ रही है कि किस तरीके से वो यहाँ से हार के निकलेगी, तो हार का ठीकरा उसे किसके सिर फोड़ना है। तो इसके लिए जो है वो अभी से तलाश की जा रही है, उसको फूल मालाएं पहनाई जाएंगी। फिर चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, इनके गले में वो हार डाला जाएगा कि जब हारेंगे तो ये हार भी जो इनके गले में डाली जाएगी कि इनकी वजह से हार हुई है। तो उसकी तैयारियां चल रही हैं और कुछ नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति मालूम है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होने क्या जा रहा है। शर्मिष्ठा जी, बिल्कुल, बीजेपी भी अगर वो ये बैठक कर रही है तो वो जानती है कि इस बैठक में क्या कुछ वो हासिल कर पाएगी। और इस बैठक में अगर ये बात, जैसे माधव फॉर्मूले की बात हम कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या वो इनमें से, इन समुदायों में से किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा या उसका वो घोषित कर पाएगी, क्योंकि अभी तक तो उसके अपने नेताओं के बीच ही वो ये नहीं समझ पा रही है कि वो किसको आगे बढ़ाए और किसको पीछे करे। और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जब उनको तोड़कर आप लाए थे और आपने ये अगर देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री आपने बनाया एकनाथ शिंदे के आगे, तो इसका मतलब यही है कि एकनाथ शिंदे ने उस समय अपना दम जो है वो दिखा दिया था बीजेपी को। और अब जब उनको ये लग रहा है कि मेरे दम के कारण ही सरकार बनी या बीजेपी को फिर से सत्ता में आने का मौका मिला, तो एकनाथ शिंदे अपनी महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी ओर अजित पवार की भी महत्वाकांक्षाएं जाहिर हैं। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ किस तरह सुबह के अंधेरे में बिल्कुल गुपचुप उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, उसके बाद फिर वो शरद पवार के साथ आ गए थे, उसके बाद फिर वो वापस चले गए। तो अजित पवार कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले पाए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बिल्कुल नहीं दबी। वो बार-बार, मतलब मेरा ख्याल है 5 बार वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं महाराष्ट्र में। तो जाहिर है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन अजित पवार को ही बीजेपी के नेता पसंद नहीं कर रहे। दूसरी ओर छगन भुजबल मिल रहे हैं शरद पवार से, तो जाहिर है अजित पवार को फिर ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपका कुछ भला हो सकता है, आपका राजनीतिक भविष्य शरद पवार के साथ ही सुरक्षित है, बीजेपी के साथ नहीं है, ये दिख रहा है। और तीसरी बात, जो बीजेपी आज बैठक कर रही है और उसमें जो ओबीसी और मराठा, मतलब इन 2 समुदायों को साधना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। मराठा आरक्षण की बात पर किस तरह बार बार
एकनाथ शिंदे को झुकना पड़ा है, यानी सरकार को झुकना पड़ा है, ये हमने देखा है। और अब अगर ओबीसी को भी साधना है तो अमलेंदु जी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो होगा, ओबीसी को लेने का मतलब आपको आरक्षण के इस मसले पर अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। और बीजेपी के साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो आरक्षण के मसले पर कभी भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही। संघ कुछ बोलता है, बीजेपी कुछ बोलती है, वो महाराष्ट्र में कुछ बोलते हैं, बिहार में कुछ बोलते हैं, और वो केंद्र में आकर कोई दूसरी बात करते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए इस समय एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। अगर महा विकास अघाड़ी की सरकार सर्वे में बनती हुई दिखाई दे रही है और वो भी अच्छे खासे अंतर से महायुति पिछड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि महाविकास अघाड़ी एकजुट है और इसी एकता को एक बड़ी ताकत के तौर पर लोग देख रहे हैं। जबकि महायुति में बिखराव की खबरें जिस तरह से सामने आ रही हैं, इसीलिए उसकी हार की खबरें भी अब आ रही हैं। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी यानी उनकी लोकप्रियता किस तरह बढ़ गई है, ये भी हमने देख लिया। और मोदी अपनी लोकप्रियता बिल्कुल वहां नहीं बढ़ा पा रहे। कई मौके पर ऐसा भी आया, कुछ ऐसे पोस्टर देखने मिले जिसमें एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, अजित पवार हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पोस्टर से गायब हैं। तो नरेंद्र मोदी का पोस्टर से गायब होना, बीजेपी के लिए हार की भविष्यवाणियों का होना, महायुति के पिछड़ने की बात, छगन भुजबल का शरद पवार से मिलना, और दूसरी ओर बीजेपी का एक ऐसे वक्त पर बैठक करना जबकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, ये सारी बातें बता रही हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बुरी खबरों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आगे क्या कुछ होगा, शाम तक छगन भुजबल और शरद पवार की बैठक में क्या कुछ निकलता है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अमलेंदु जी इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया तमाम दर्शकों का आपका जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।